नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार 20वें दिन भी उसमें इजाफा हुआ है। पेट्रोल 21 पैसे तो डीजल 17 पैसे लीटर प्रति लीटर महंगा हुआ। और दिल्ली में पेट्रोल अब कीमत जो है उसकी 80 रुपए 13 पैसे तो डीजल 17 पैसे महंगा होने के बाद अब 80 रुपए 19 पैसे हो गया है। तो पेट्रोल और डीजल में लगातार उसकी प्राइस में इजाफा हो रहा है। मनीष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, आज 20वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। बिल्कुल, आज 20वें दिन भी दाम बढ़े हैं और 21 पैसे 17 पैसे दाम बढ़े हैं और दोनों ही ईंधन जो है, पेट्रोल हो या डीजल की बात करें, दोनों ही अब 80 रुपए को क्रॉस कर चुका है। यानी 80 रुपए प्रति लीटर से अधिक मिल रहा हो। और वो ये कीमत तब है जब कच्चा तेल $40 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा। ये कीमत तब हुआ करती थी जब कच्चा तेल $70-75 प्रति बैरल हुआ करते थे, तब ये कीमतें हुआ करती थी। यानी सरकारों ने जो टैक्स बढ़ाया, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें चाहे हम राज्य सरकारों की बात करें, उन्होंने जो पेट्रोल डीजल को जो अपने कमाई का जो बड़ा जरिया बनाया है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी को भुगतना पड़ रहा। उनकी गाड़ी कमाई पे पड़ रहा, उनकी जेब पर पड़ रहा। और तो मनीष, क्या कहा जाए कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं रोजाना, उसके पीछे लॉकडाउन कनेक्शन है? नहीं, इसका लॉकडाउन कनेक्शन नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन ये है कि सरकार ने जो लॉकडाउन के दौरान कोरोना को लेकर जो बार बार दलील दी कि सरकार के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो पैसे जुटाने के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। और चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने तो 16 रुपए डीजल पर, 13 रुपए पेट्रोल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पे बढ़ा दिया। और ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आप देखिए, जब तक सरकार टैक्स नहीं घटाएगी, टैक्स में कटौती नहीं करेगी, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों के पास अधिकार है कि वो हर दिन दामों की समीक्षा करेंगे। हर दिन दाम, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो वो इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम घटने का अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम देश जो है उत्पादन कम कर रहे हैं, जो उत्पादक देश हैं, और इसके चलते दाम बढ़ने के ही आसार है। तो जब तक सरकार टैक्स नहीं घटाएगी, आम लोगों को राहत मिलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अब बात चीन की, जिसको लेकर के अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान अब सामने आया है। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा बयान दिया। पोम्पियो ने अपने बयान में कहा कि चीन की सेना शांतिपूर्ण पड़ोसियों को लगातार धमका रही है, जिसके चलते अब अमेरिका यूरोप में अपने सैनिकों की जो तादाद है वो कम कर रहा है और एशिया में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खतरे को देखते हुए उसकी तैनाती की जाएगी। पोम्पियो ने भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना से खतरे का जिक्र किया। बता दें कि एलएसी पर भारत चीन के बीच पीछे हटने पर सहमति के बावजूद चीन धोखेबाजी से बाज नहीं आ रहा। भारत में उसके राजदूत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है कि गलवान हमारा है। चीन के राजदूत ने उल्टे भारत पर 6 जून के समझौते को पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. To the extent that that change, the difference in what the United States decide to do, impacts adversely a threat someplace. तो माइक पोम्पियो ने चीन को लेकर के ये बड़ा बयान देते हुए बड़ा खतरा बताया है। भारत के साथ चीन के टकराव का भी अमेरिका ने जिक्र किया। माइक पोम्पियो ने चीन को लेकर के बड़ा खतरा बताते हुए ये बड़ा बयान दिया है। डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, चीन को लेकर के जो अमेरिका बयान दे रहा है उसको आसान भाषा में हम कैसे समझें? जी संजीव। देखिए, जिस तरह की कार्रवाई चीन हाल के दिनों में कर रहा है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि दुनिया के देशों को चीन से खतरा हो गया है। एक रोग नेशन के तौर पर चीन की पहचान बन गई है और ऐसे में जाहिर है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश चीन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आमादा हैं। अब देखिए, पहली तो ये है कि भारत के साथ जिस तरह से बातचीत में वो धोखेबाजियां कर रहा है वो अपने आप में स्पष्ट है। और इतना ही नहीं,
उसकी लड़ाई जापान के साथ, उसकी लड़ाई अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ, उसकी लड़ाई अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने अब एक ये फैसला दिया है तो जाहिर है इसके बहुत बड़े दूरगामी परिणाम हैं, क्योंकि आज की तारीख में सामरिक रूप से अमेरिका चीन से पीछे पड़ता है। जाहिर है इस तरह के व्यवहार के लिए चीन को खामियाजा उठाना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और पीएम मोदी आज यूपी में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मजदूरों, श्रमिकों को रोजगार देने के इस कार्यक्रम का पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे और इस मौके पर पीएम मोदी मजदूरों और कामगारों से संवाद भी करेंगे। वो गोरखपुर, जालौन समेत 6 जिलों के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। लॉकडाउन के बाद ये देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कार्यक्रम है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर के हुए लॉकडाउन के बाद यूपी में सबसे ज्यादा कामगार दूसरे प्रदेश से लौटे हैं, जिन्हें अब अपने राज्य में ही रोजगार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसको लेकर के ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गौतम बुद्ध नगर समेत प्रदेश के 6 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत रहेगी। नोएडा के साथ ही गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू किया गया है। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, ये जो फैसला लिया गया है, इसके पीछे का मुख्य कारण की अगर बात करें तो वो क्या है? देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ जो बैठक की थी उसमें इस तरह का इनपुट मिला कि मेरठ मंडल में खासतौर पर जिन जिलों का जिक्र भी आपने किया, वहां पर कोरोना के जो संक्रमण की संख्या है मरीजों की, उसमें इजाफा हो रहा है। लिहाजा कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए और उसकी चेन को तोड़ने के लिए इस तरह का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। बाकायदा एक पत्र भेजा गया है मेरठ मंडल के सभी जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, और उनसे ये कहा गया है कि जो नाइट कर्फ्यू का समय है उसमें फिलहाल बदलाव किया गया है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वहां पर कर्फ्यू रहेगी और उसका बहुत सख्ती से वहां पर पालन किया जाएगा मेरठ मंडल में। दूसरी अहम बात यह भी है कि कोरोना के संक्रमण में जिस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसको लेकर एक बार फिर से गाइडलाइंस भी अब निर्देशित की गई है। उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर ना निकले। अगर बिना मास्क के निकलता है तो उसके खिलाफ जुर्माना भी उससे लिया जाए। और अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पेट्रोल पंप पर जाता है या दूसरी जगहों पर बिना सुरक्षा उपायों के दिखाई देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो एक सख्त हिदायत कम से कम मेरठ मंडल में यूपी सरकार की तरफ से टीम 11 की बैठक के बाद जारी की गई है। बाकायदा पत्र के माध्यम से सभी जो जिलाधिकारी हैं मेरठ मंडल के सभी जनपदों में, उनको ये सूचित किया गया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जो सख्ती है उसको बढ़ाया जाए और इसके अलावा जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसका सख्ती से अनुपालन भी करवाया जाए। तो ये एक बड़ी वजह है कि कैसे ताकि कोरोना के संक्रमण चेन को रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए अशोक। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 20,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में अब तक 20,193 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौत की जो संख्या है वो बढ़ करके 611 हो गई। हालांकि 13,119 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 24 घंटे में यहाँ पर 654 मामले सामने आए, जबकि 15 मरीजों की जान चली गई। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में गुरुवार में एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा 143 केस सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही नोएडा में मौत का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ करके 20 हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहाँ पर संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 73,000 को पार कर चुका है। 24 घंटे में यहाँ पर 3,390 मामले सामने आए, जबकि 64 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में अब तक 73,780 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 2,429 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अब तक 44,765 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब एक्टिव केस की बात करें तो 26,586 है। और महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड मामला सामने आया। यहाँ पर 24 घंटे की बात करें तो 4,841 केस सामने आए, जबकि 192 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ करके 1,47,741 पर पहुंच गया। तो मृतकों की संख्या भी बढ़ी है, 6,931 हो गई। हालांकि अब तक 77,453 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 24 घंटे में 1,365 केस सामने आए,
जबकि 58 मरीजों की मौत हुई। यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा 70,990 पर पहुंच गया, जबकि अब तक 4,006 लोगों की मौत हुई। और अब एक अहम खबर, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं पर चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सिर्फ आज भर का मौका दिया है। आज किसी भी हालत में सीबीएसई को नोटिफिकेशन कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट उल्लेख करें कि छात्रों को इंटरनल असेसमेंट या फिर परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। राज्य के बोर्ड एग्जाम का क्या स्टेटस है, रिजल्ट कब तक घोषित होंगे, सीबीएसई को नोटिफिकेशन कोर्ट में सौंपने हैं। कोर्ट आज नोटिफिकेशन को देकर के छात्रों के भविष्य पर आदेश भी पास करेगा। और बिहार में मौसम की मार से कई लोगों का परिवार बिखर गया है। राज्य में बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हुई। तेज हवाओं के साथ कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में वज्रपात का कहर भी देखने को मिला। आकाश बिजली गिरने से राज्य के अलग अलग जिलों में 83 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग झुलस भी गए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। बिहार सरकार की तरफ से सभी मृतकों के जो परिवार वाले हैं उनको मुआवजे देने का ऐलान किया गया है। आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए देने के लिए जिले के डीएम को निर्देश दिए गए। जैसे मौसम विभाग पूर्वानुमान पहले जारी कर चुकी है कि अभी आने वाले टाइम में एक्सट्रीम रेनफॉल, जो रेनफॉल की वाइड स्प्रेड रेन होने वाली है, उसकी पूर्वानुमान करीब 4 दिनों पहले मौसम विभाग जारी कर चुकी थी। और सारे स्टेट एजेंसी, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी। और यूपी में भी आसमानी बिजली ने 24 लोगों की जान ले ली है। आकाश बिजली और आंधी पानी से 24 लोगों की मौत हो गई, 24 लोग घायल और साथ में 46 पशुओं की भी मौत हुई है। बिजली ने सबसे ज्यादा यूपी के देवरिया में कोहराम मचाया। देवरिया में आसमानी बिजली से 9 लोगों की जान चली गई और इसके साथ प्रयागराज में 6, अंबेडकर नगर में 3, बाराबंकी में 2 और कुशीनगर, फतेहपुर, उन्नाव और बलरामपुर में 1-1 लोगों की जान चली गई। देवरिया में जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट भवन को बिजली ने अपना निशाना बना लिया। वहां पर बिजली गिरने से सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जलकर खाक हो गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है। तो बिहार और यूपी में बिजली गिरने से हुई मौतों को लेकर के कई नेताओं ने अपनी संवेदना भी जाहिर की है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाश बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हैं और इस आपदा से जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में लिखा है, बिहार में बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत की खबर सुनकर के स्तब्ध हूं। भगवान उनके प्रियजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करें। चीन के जिनजियांग के हुटन शहर में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ पर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। भूकंप से अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।